जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर साल हिंदुस्तान में लाखों के तादाद में लोग 12th के एग्ज़ाम देते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता है कि 12th के एग्ज़ाम देने के बाद आगे फ्यूचर में वह करना क्या चाहते हैं। सिर्फ 15 से 20% ही लोग ऐसे हैं जो उन्हें आगे का गोल पता होता है। इसी सिलसिला में आज हम बैठे हैं, हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर तौसीफ इकबाल हैं जो लगभग 4 से 5 साल से इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस है और वह टीवी चैनल और रेडियो में भी काम कर चुके हैं। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। सर, सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि आप ये फील्ड में जो आए हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जर्नलिज्म, मीडिया, टीवी, न्यूज़ चैनल ये बहुत ग्लैमर भरी इंडस्ट्री है। और अगर हम आज से 10 साल 15 साल पीछे जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि इसमें अंदर जाने का रास्ता क्या है, इसमें करियर कैसे बनते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो 2009-10 के आसपास जब मैं 12th करके निकला और मुझे ये था कि मुझे मीडिया में अपना नाम बनाना है, तो ज़्यादा रास्ते, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है। और इनफैक्ट आज भी ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों को ये पता होता है कि उन्हें टीवी में कुछ करना है या एक्टिंग में जाना है या न्यूज़ में जाना है, बट रास्ते नहीं पता होते, क्योंकि बहुत कम कॉलेजेस हैं इंडिया में जो इस कोर्स को उस लेवल पे प्रमोट करते हैं जैसे आज की तारीख में इंजीनियरिंग, लॉ या मेडिकल की तरीके को प्रमोट किया जाता है। सर, जैसे बिहार और यूपी में ज़्यादातर हिंदी मीडियम में लोग पढ़ के निकलते हैं स्टूडेंट वहाँ पे, तो क्या इस फील्ड में उसे कोई बैरियर या फिर उसको कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है उसमें? देखिए, नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदी मीडियम से होना आपके लिए एक बाध्यता बन जाएगी। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप सिर्फ न्यूज़ चैनल का कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि 80% जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो हिंदी में हैं और उनकी देखने वाली ऑडियंस भी हिंदी की है। तो हिंदी बहुत डिमांड में है और हिंदी कभी भी आउट ऑफ डिमांड नहीं जा सकता, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल देखने वाला वर्ग है खासतौर से, या जो शाम में ऑफिस से लौट के देखने आने वाला वर्ग है, वो जनरली न्यूज़ चैनल इंग्लिश में नहीं देखता है, वो जनरली इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। खासतौर से अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो ये सब हिंदी में ही न्यूज़ चैनल देखना चाहते हैं, हिंदी ही कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में होने से आपको प्रॉब्लम होगी, हाँ, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि हिंदी कैसी, हिंदी अच्छी बोलें, हिंदी ग्रामर वाली बोलें, और हिंदी पे आपकी जो कमांड है जुबान की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी हिंदी नहीं सुनेंगे, हम जब न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि वो अच्छी हिंदी बोल रहा है। तो हाँ, हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यह है कि उस पर एक कमांड होनी चाहिए। और वहीं अगर मैं भाषा की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक भाषा आपको बांध देती है। ऑब्वियसली एक भाषा पे आपकी कमांड अच्छी है तो ऑब्वियसली आप उसमें जितना चाहें खेल सकते हैं, बट बाइलिंगुअल होना भी अच्छा है। अगर हम मीडिया की बात करें, चाहे वो किसी भी विभाग में जाएं, आप न्यूज़ चैनल में चले जाएं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चले जाएं, चाहे सिनेमा में चले जाएं, बाइलिंगुअल होना अच्छा है। अगर आपको एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं तो ये फिर बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए एडिड एडवांटेज है। मान लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए बंगाल में रहते हैं और आपको बंगाली अच्छी बोलना आती है और हिंदी भी आती है, तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, आप दो इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं क्योंकि आपके पास दो भाषाओं की अच्छी कमांड है। तो हाँ, ये कोशिश करें, जो बच्चे काफी कम उम्र से ये रियलाइज कर लेते हैं कि उन्हें इस इंडस्ट्री में जाना है या इस तरीके का पैशन है, तो कोशिश करें कि आप एक लैंग्वेज के साथ दूसरी लैंग्वेज डेवलप करें, वो कोई भी हो सकती है। और अभी तो रीजनल सिनेमा, रीजनल न्यूज और रीजनल पॉडकास्टिंग में इतना बिजनेस है कि अब छोटी छोटी भाषाओं में भी बड़ा मीडिया बिजनेस हो रहा है। तो आपके ऊपर, आपको किसी भी भाषा पे बस एक अच्छा कमांड और एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। भाषा आपको कहीं भी नहीं रोकती, मुझे ऐसा लगता है। और सर, ये कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन सिर्फ जर्नलिस्ट तक ही लिमिट है या फिर उसके ऑप्शन और भी है इस फील्ड में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है 2025 में ये सबसे बड़ा एक कहते हैं ना कि एक चीज को डिबग करना जरूरी है कि मास कम्युनिकेशन सिर्फ पत्रकारिता तक सीमित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम सिर्फ इन दो वर्ड्स को ही तोड़ दें, मास और कम्युनिकेशन, मास मतलब भीड़, बहुत सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, और कम्युनिकेशन मतलब उनके साथ तारुफ करना, उनके साथ जुड़ना, उनके साथ कम्युनिकेट करना। ऐसी कोई भी चीज जो मासेस के साथ कम्युनिकेट करती है वो मास कम्युनिकेशन है। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री पिछले 50-60 साल में भारत में से निकली वो मीडिया इंडस्ट्री थी, वो खासतौर से जर्नलिज्म वाली इंडस्ट्री थी। तो जो हमारे ओल्ड स्कूल थॉट वाले, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे दादा परदादा चाचा, उनको यही लगता था कि मास कम्युनिकेशन से सिर्फ पत्रकारिता हो सकती है। बट आज की तारीख में पत्रकारिता के अलावा कम से कम 10 और बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो मास कम्युनिकेशन से निकल रही हैं। पब्लिक रिलेशन, फोटोग्राफी, सिनेमा, रेडियो, बहुत तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार के। और आज की तारीख में मास कम्युनिकेशन का जो स्कोप है वो मैं बोलूंगा कि ट्रेडिशनल जर्नलिज्म से बहुत आगे निकल गया है। अगर एक बिल्कुल प्लेइंग फील्ड पे हम बोले नॉर्मल, कि अगर जर्नलिज्म में हर साल 100 जॉब्स निकलती हैं मास कम्युनिकेशन के लिए, तो बाकी और इंडस्ट्रीज को जोड़ दें इसमें तो मास कम्युनिकेशन से 800 या 8000 जॉब्स बाकी इंडस्ट्री में निकल जाती हैं। छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं,
मान लेते हैं आपकी एक नई कंपनी है, आपने नई कंपनी खोली है, जी आपको उसको लोगों तक पहुंचाना, उसे प्रमोट करना है। जी मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट करेगा, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, हम्म, ब्रांडिंग, उसकी इमेज को खड़ा करना, पब्लिक रिलेशन, लोगों को उस कंपनी को मार्केट में लेके जाना और इस कंपनी के प्रति एक अच्छी भावना बनाना, पब्लिक रिलेशन। तो मास मीडिया अब हर जगह है, खासतौर से सोशल मीडिया के दौर में। इवन जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया हैंडल कौन कर रहा है, उनका कंटेंट कौन बना रहा है पेजेस के लिए, एक बड़ी से बड़ी टीम बैठती है। एक चाहे एक छोटा सा क्रिकेटर हो या एक बड़ा नेता हो, उनके साथ 8-10 लोगों की अलग से डेडिकेटेड टीम चलती है, जिसमें ज्यादातर मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट्स ही होते हैं। अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उसको मेंटेन कर रहे हैं कि अच्छा ये रील कितनी अच्छी बनी, ये रील बुरी क्यों बनी, जी इसका एनालिसिस भी सब। तो मास कम्युनिकेशन सिर्फ जर्नलिज्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ग्लोब है, और जिसमें अब एंडलेस जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। नहीं, जैसे कि कहा जाता है सर कि मास कम्युनिकेशन सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए है, ये मार्केट में ज्यादा अफवाह है इस हाँ चीज देखिए, के मैं वही लिए। बता रहा हूँ ना, आज से 20-30 साल पहले उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो हम्म, मास कम्युनिकेशन के बाद सबसे जल्दी और सबसे आसानी से जो जॉब मिल सकती थी, वो पत्रकारिता की होती थी। तो वही वो पहचान बनी हुई है। लेकिन हाँ, पिछले 10-20 साल में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो की है, इसकी जॉब्स पर्सपेक्टिव भी उतने ही ज्यादा ग्रो हो सर चुके हैं। टेक्नोलॉजी से याद आया कि लोग अभी एआई मार्केट में बहुत आया हुआ है, तो लोग हम्म। का ये भी मतलब सोचना है कि जब से एआई आया है तो ये बहुत सारे फील्ड के जो है जॉब खा जा रहे हैं, तो क्या इस फील्ड में भी ऐसा है? देखिए, कोई भी चीज जब नई बाजार में आती है, तो हमेशा वो एक अपनी जगह क्रिएट करती है। उसके प्रोज भी निकलते हैं, जी उसके कॉन्स भी निकलते हैं, उसके फायदे भी लोगों को नजर आते हैं कि साहब 15 मिनट का काम 5 सेकंड में कर देती है मशीन, ठीक है, मैं उस चीज को समझता हूँ। लेकिन एक चीज है कि वो कंप्यूटर जनरेटेड है, और कंप्यूटर को जनरेट भी इंसानों ने किया है। तो हाँ, एआई कुछ काम जरूर आसान करती है, बट एआई को भी ह्यूमंस के पास ही लौटना पड़ता है टू गेट द न्यू कंटेंट। अब एआई का मैं सिंपल वर्किंग मॉडल बताऊं आपको, एआई कैसे काम करता है। आप इंटरनेट पर ब्रह्मांड की भरी चीजें पड़ी हुई हैं, एआई उसी में से चीजें छांट छांट के आपको आपका सोल्यूशन दे देता है। बट जो कंटेंट इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, वो तो किसी यूजर ने ही डाला है, वो तो किसी एक असली इंसान ने डाला है। जी अगर हमने पूछा कि साहब बताइए कि कोविड कितने लोगों को हुआ है, एआई फौरन जवाब देगा कि साहब मान लीजिए 5 करोड़ लोगों को कोविड हुआ था। लेकिन ये 5 करोड़ लोगों का डेटा कंपाइल कैसे हुआ और उसको अपलोड कैसे किया, ये तो ह्यूमंस नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ इंडस्ट्री में एक हिकअप्स आते हैं, चीजें बूम होती हैं, बढ़ती हैं। लेकिन देखिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, टेक्नोलॉजी और जॉब्स, दिस गो हैंड इन हैंड। टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएंगी, जॉब्स घटती जाएंगी, जॉब्स बढ़ती जाएंगी, टेक्नोलॉजी पीछे। तो टेक्नोलॉजी और जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज हमेशा हैंड इन हैंड जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मुझे कभी नहीं लगता कि एआई लोगों की जॉब्स खा जाएगा और लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, सब कुछ एआई करेगा। मैं अगर बताऊं अपनी बात, तो जब 2009-10 में हम पढ़ते थे, तो हमें ये लगता था कि साहब 2-4-6 साल में रोबोट्स आ जाएंगे हाँ और सारी नौकरियां खा जाएंगे, सारा काम रोबोट्स सर, करेंगे। ये वाला बहुत ज्यादा वायरल होता जी, है। और अब आप देख लीजिए, हम लोग 2025 में बैठे हैं और कोई भी काम रोबोट नहीं कर रहा है, सब कुछ हम खुद ही कर रहे हैं। 15 साल 10 साल पहले टेस्ला आई, बोले गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी, हाँ ड्राइवर्स रोबोट गायब हो चलेंगे। जाएंगे, कहीं गायब नहीं हुए। जी हाँ देखिए, क्या है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, उसको प्रमोट करने के तरीके होते हैं। लेकिन ये है कि ह्यूमंस हमेशा फोर फ्रंट पे रहे हैं इंडस्ट्री के, और हमेशा रहेंगे। और सर ये फील्ड में जैसे जॉब स्टेबल या फिर लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर कुछ दिन के लिए ये? देखिए, खास तौर से अगर मैं मास कम्युनिकेशन और मीडिया की जॉब्स की बात करूं, तो ये सबसे स्टेबल जॉब्स में से एक है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आप जैसे मान लेते हैं, आप एक अच्छा काम करते हैं, आप एक अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, आप अच्छी एक न्यूज लिखते हैं, आप एक अच्छी फिल्म बनाते हैं। लोग उस काम की वजह से आपको जानते हैं, और आपका कैटलॉग बनता है कि ओके, इस इंसान के पास 5 अच्छी फिल्म है, 10 अच्छी फिल्म है, तो आपके पास और काम आएगा ही आएगा, क्योंकि आप अपने काम को एज अ सैंपल अपने साथ रखते हैं। टेम्परेरी जॉब्स की कोई चीज ही नहीं। जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास एक कंपनी भी है और आप उस कंपनी में अपने ऐड बनाना चाहते हैं, तो आज जब तक आपकी कंपनी है तब तक ऐड है, जी और तब तक ऐड बनाने वाले लोग चाहिए, यानी तब तक नौकरियां हैं। तो ये तो है। और आपकी कंपनी जाएगी तो कोई दूसरी कंपनी मार्केट में आएगी। ऐसा तो है नहीं ना कि अगर जैसे मान लीजिए लाइफ बॉय आज कंपनी बंद हो जाएगी तो लोग नहाना बंद कर देंगे, हम्म, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई दूसरी कंपनी साबुन बनाएगी, जी उसको भी अपना प्रमोशन करना है, उसको भी अपना ऐड चलाना है, तो जो लाइफ बॉय से निकलेगा वो दूसरी कंपनी में घुस जाएगा। तो ऐसा नहीं है। और खासतौर से ये तो बहुत स्टेशनरी जॉब्स होती हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स लंबे लंबे होते हैं। एक कंपनी में अगर कोई एक अच्छा आदमी, क्रिएटिव आदमी मिल जाता है कि हाँ यार, ये बड़े अच्छे ऐड बनाता है, ये बड़ी अच्छी कहानियां लिखता है, ये बड़ा अच्छा गाना गाता है, तो लोग फिर उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि वो काम लोगों को पसंद आ रहा है। अगर हम आज की बात करें, तो एयरटेल की एक धुन आई थी, जी ठीक है, बड़े फेमस हुई थी वो, ठीक है। तो उस धुन की वजह से ए आर रहमान साहब फेमस हुए। ऐसा नहीं कि ए आर रहमान साहब ने उससे पहले काम नहीं किया था, बहुत किया था, लेकिन उस धुन से ए आर रहमान साहब फेमस हो गए। अब एयरटेल को ये पता है कि अगर हमें एक और तगड़ी धुन कभी बनानी है तो किसके पास जाना है,
AR रहमान साहब के पास जाना है, क्योंकि उनका काम बोलता है। तो मीडिया में जरूर है कि अगर आप अच्छा काम क्रिएट करते हैं तो आपका कैटलॉग, आपका बैंक खुद बनता है और लोग उस काम की वजह से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। और सर ये फील्ड में वुमेन्स के लिए कोई ऑप्शन या फिर उसके कुछ चैलेंजेस उसके वो फेस करती हो? देखिए, चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज हद से ज़्यादा हैं। एक सिंपल सा अगर हम एक सैम्पल साइज लें, कितने न्यूज़ चैनल्स में, किसी भी एक न्यूज़ चैनल को आप पकड़ लें और आप उसमें देखें कि उसमें कितने मेल एंकर्स हैं और कितने फीमेल एंकर्स हैं, आपको खुद अपना अंदाजा होगा। ऑन एन एवरेज आपको एक न्यूज़ चैनल में 5 से 7 फीमेल एंकर्स दिखेंगी, तब उस पर 2 या 3 मेल एंकर्स दिखेंगे। और यही नीड ऑफ द आवर है, डिमांड में। हम कुछ भी कह लें, हमारा भारत देश इस तरीके का बना हुआ है कि हमें फीमेल प्रेजेंटर्स अच्छे लगते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कोई गेम हो, चाहे न्यूज रीडर हो, चाहे एक्ट्रेसेस हो। एक फिल्म में 2 एक्ट्रेस होती हैं, सबको अच्छी लगती हैं। 3 होती हैं, 4 होती हैं, ज्यादा अच्छी लगती हैं। जवान में 5-6 एक्ट्रेसेस थी, सबको अच्छी लगी, लेकिन वो अलग बात है कि उसमें शाहरुख खान साहब भी थे। खैर, लेकिन ये चीज है कि प्रेजेंटेशन का स्टाइल ऐसा ही है। हम जो एक कहते हैं ना कि इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, यहाँ पर एक चलन ही यही है कि जब औरत प्रेजेंट कर रही है, फीमेल प्रेजेंट कर रही है, तो वो ऑटोमेटिक लोग उनको देखना पसंद करते हैं। अब आप इसको ग्लैमर कह लें, सुंदर कह लें, खूबसूरती कह लें, या एक जेंडर अट्रैक्टिव रेशो कह लें कि हाँ भाई, एक आदमी को एक फीमेल न्यूज एंकर ही अच्छी लगती है न्यूज पढ़ते हुए। तो औरतों के लिए बहुत स्कोप है, बहुत एक तो इससे कहते हैं कि बहुत सधी हुई जॉब है। आपको जैसे जनरली अगर आप एक रिपोर्टर हैं तो आपको बहुत दौड़ना है, भागना है, तो कंसिडरेबली अगर हम कहें तो ये बात औरतों के लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा कि भाई फिजिकल लेबर बहुत है, आपको धूप में खड़ा रहना है, बारिश है, मौसम है, पता नहीं कैसे कैसे हालातों में काम करना पड़ता है, तो उसके लिए मर्द जर्नलिस्ट ज्यादा मिलते हैं। वहीं अगर आप न्यूज एंकर की बात करें कि आपको तैयार होकर 1-1.5 घंटे का AC के केबिन में बैठ के अच्छा इंटरव्यू करना है और न्यूज पढ़नी है, तो उसके लिए औरतों को प्रेफर किया जाता है। तो ये है कि औरतों के लिए एक बहुत अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब होती है, साफ सुथरा काम होता है, जिसमें आपको बस एक कहता है ना कि अच्छी कमांड चाहिए और अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो जो लड़कियां, जो ऐसी फीमेल इंटरेस्टेड हैं, जो अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो उनके लिए कि बस आप लैंग्वेज पे अपनी कमांड रखें और अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरीके के कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं कि उन्हें एक अच्छा एंकर चाहिए, उन्हें एक अच्छा फेस चाहिए। आज भी आप देख लें, मैं आई थिंक इंडिया टुडे की बात बताता हूँ आपको। इंडिया टुडे का बहुत फेमस अपना एक ब्रांड है, उनका न्यूज़ चैनल भी चल रहा है, न्यूज़पेपर भी चल रहा है और मैगजीन्स भी चल रही है। उसके अलावा उनका इंस्टाग्राम पेज चल रहा है। इंस्टाग्राम पेज के लिए उन्होंने अलग से 3-4 फीमेल जर्नलिस्ट रखी हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे न्यूज़ पढ़ती हैं। तो डिमांड है, और खासतौर से लड़कियों की डिमांड ऐसे केसेस में ज्यादा होती है, जो कि मैंने बताया कि जेंडर रेशो की वजह से कह लें, अट्रैक्टिव नेचर की वजह से कह लें कि लोग अट्रैक्ट होते ही हैं फीमेल न्यूज एंकर्स की तरफ। तो ये एक रीजन है कि लड़कियों के लिए बहुत जॉब्स है और एक अच्छा करियर प्रोस्पेक्ट है जर्नलिज्म और मीडिया में। सर जैसे कि लोग का ये भी कहना होता है, जैसे ग्रेजुएशन कर लिया इस फील्ड में, तो क्या जॉब इजिली इसमें मिल जाता है या फिर इसके लिए भी देखिए, हाँ, देखिए, ये चीज़ अच्छी कही आपने कि एक तो देखिए गवर्नमेंट जॉब्स के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे आपको लैंग्वेज पे कमांड है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हिंदुस्तान में इतनी भिन्न भाषाएं हैं, 70-80 अलग अलग भाषाएं और डायलेक्ट्स हैं, अगर आपको एक भाषा पे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था इंटरव्यू के, अगर आपको एक भाषा पे भी कंट्रोल अच्छा है तो आप उसके ट्रांसलेटर बन सकते हैं। अब जैसे प्रेस रिलीज आती हैं, विज्ञप्ति आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको सिर्फ ट्रांसलेट करना होता है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू उर्दू, उर्दू टू अलग रीजनल लैंग्वेजेस। ट्रांसलेटर की बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। बहुत बड़ी बड़ी सरकारी कंपनीज जो हैं वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स चाहती हैं अपने लिए, वो मीडिया का एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, PR, ये सारी चीजें मीडिया में निकलती हैं। तो सरकारी जॉब्स बहुत निकलती हैं और सरकार को जरूरत पड़ती है। इवन पूरा सरकारी विभाग है हमारे पास, दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, इसमें बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल निकलती हैं, टेम्परेरी निकलती हैं, परमानेंट निकलती हैं। और वहीं अगर उसकी हम बात करें कि माफ कीजिएगा, उसका पहले का सवाल क्या था आपका? सर ये कि मतलब कैरियर, अगर ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता है तो उसका मतलब हाँ, करियर ऑप्शन। देखिए, ये एक ऐसा कोर्स है जो मुझे ऐसा लगता है जो सिर्फ ग्रेजुएशन होते होते आपको इतना परिपक्व कर देता है कि आप मार्केट में निकल सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना बीटेक, आप MBBS अगर आप करते हैं तो आपको 5 साल और 3 साल की MS करनी पड़ती है, तभी आप अच्छे डॉक्टर बनते हैं। बट बीटेक के लिए बोलते हैं 4 साल की बीटेक हो गई, आप नौकरी करने लायक हैं। सेम यही कोर्स है, और ये कोर्स जनरली इंडिया में ज्यादातर हिस्सों में 3 साल का ही होता है। अभी हमने कोई कुछ जगह सुना है कि मास कम्युनिकेशन 4 साल का होने
लग गया है, बट अभी भी बहुत जगहों पे ये 3 साल का ही कोर्स है। तो सबसे कम टाइम में आपको एम्प्लॉयबल बना देता है ये कोर्स। 3 साल की डिग्री आप करते हैं और 3 साल में जो बेसिक स्किल्स होती हैं, आप फोटो खींचना सीख लेते हैं, आप फिल्म बनाना सीख लेते हैं, आप लिखना सीख लेते हैं, आप बोलना सीख लेते हैं, न्यूज़पेपर बनाना सीख लेते हैं, मैगजीन बनाना सीख लेते हैं, पब्लिक रिलेशन सीख लेते हैं, और भी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं इसमें जुड़ी हुई वो सब सीख लेते हैं। तो 3 साल में आपको बहुत अच्छा एम्प्लॉयबल बना देता है मास कम्युनिकेशन का कोर्स। और मीडिया में इतनी जॉब्स हैं कि आप सिर्फ 3 साल का कोर्स करके ग्रेजुएट होकर अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी पा सकते हैं। और सर जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो क्या इस फील्ड में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जहाँ पे कम फी में ये कोर्स हो जाता हो? देखिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे और बहुत इकोनॉमिकल फी स्ट्रक्चर पे पढ़ाते हैं। कुछ बड़ी ब्रांड्स बन चुकी हैं मीडिया कॉलेजेस की, मैं नाम नहीं लूंगा इस पॉडकास्ट पे, लेकिन ये है कि कुछ बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है जहाँ पे एक्चुअली बहुत महंगा होता है, 4 लाख 5 लाख रुपए साल तक के और 3 साल तक के कोर्स के लगते हैं। बट ये है कि देखिए ये एक ऐसा कोर्स है जो बड़े कॉलेज या ब्रांडेड कॉलेज या महंगे कॉलेज से अच्छा है आप कितना सीखना चाहते हैं। इट्स मोर ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो आप एक ठीक ठाक कॉलेज में भी जाके अगर आप पढ़ते हैं और अच्छी मतलब कहते हैं ना अपनी सेविंग कर लेते हैं और सस्ते में आप पास आउट और ग्रेजुएट हो जाते हैं और इस बीच में आप अच्छा खुद से सीख लेते हैं, तो आप अच्छा करियर बना सकते हैं। किसी बड़े कॉलेज में जाके एकदम ग्लैमरस कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जो सेल्फ लर्निंग पे बेस्ड है। आपको खुद से करना है, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर सहारे की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप एक अच्छा कॉलेज चुन सकते हैं, जिसमें मैं कहूँगा काफी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जिसमें बहुत कम फीस में आप पढ़ाई कर सकते हैं। देहरादून एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन चुका है, यहाँ पे आप हमारे यहाँ आकर आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इट इज गुड टू स्टार्ट सेल्फ लर्निंग देन डिपेंडिंग ऑन बिग कॉलेजेस। और मैं तो खासतौर से ये मना भी करता हूँ कि जो बहुत महंगे महंगे बड़े बड़े कॉलेज है वहां जाके पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके का एक बिजनेस मॉडल बन चुका है अब उस पर। लेकिन ये कि खासतौर से इस कोर्स के लिए आपके अंदर अगर खुद से एक स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी आप चाहते हैं और खुद से सेल्फ लर्निंग है, तो यू कैन हैव विद मिनिमम रिसोर्सेज। तो सर बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे से सवाल कर रहे थे कि किसी किसी खास चीज़ में उसका दिलचस्पी है, जैसे फोटोग्राफी में हो गया या ग्राफिक डिजाइनिंग में हो गया, तो क्या वो ये कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म वो कोर्स कर सकते हैं? देखिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज के मैं पर्सनली बहुत खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन किया तब भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो 6-6 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्स देती कि सिर्फ फोटोग्राफी सिखा देंगे, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा देंगे। मैं आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बताना चाहता हूँ इस चीज का, कि मान लीजिए आपने सिर्फ 6 महीने का फोटोग्राफी कोर्स किया और कुछ नहीं किया और आप फोटोग्राफी करने निकल गए। मान लीजिए आज से 2 साल 4 साल 6 साल या लेट्स से 8 साल के बाद आपको लगता है कि अब आप फोटोग्राफी नहीं कर पा रहे किन्हीं भी कारणवशों की वजह से, आपकी बॉडी जवाब दे रही है, आप उतनी भागदौड़ नहीं कर सकते या आपका पैशन ही खत्म हो गया। आपको नहीं पता ना 8-10 साल में आप कितना चीज की तरफ डेडिकेटेड रहेंगे। मान लेते हैं आपका पैशन ही खत्म हो गया 8-10 साल में, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो कोई दूसरी स्किल सीखी नहीं, आपने तो कोई और काम करना सीखा ही नहीं, और अब आपका मन नहीं करता। और ऐसे मैं लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने 5-6 साल फोटोग्राफी की और उनके बाद उनका मन जैसे कहते हैं ना उचाट हो गया है। अब वो फोटोग्राफी करना नहीं चाहते, या पैसा नहीं है इस इंडस्ट्री में, या उनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, और अब आपकी उम्र भी जा चुकी है, अब आप जाहिर सी बात है 8-9 साल ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, तो आप काम नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज की तरफ ना भागें, आप प्रॉपर ग्रेजुएशन करें। क्योंकि देखिए मैं बताता हूं, जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आप और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, आप सरकारी नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं, आप आगे मास्टर्स कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। क्योंकि उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास एक डिग्री है, आप सर्टिफिकेशन करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, आप 12th पास ही कहलाते हैं, आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डिग्री कर लेते हैं 3 साल की, तो आप, और पहली बात तो ये कि आपके पास क्वालिफिकेशन आ गई। दूसरी बात ये कि जब आप ये 3 साल का एक अच्छा बना बनाया एक सेटल्ड प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ फोटोग्राफी नहीं सिखा रहे हैं, जैसे मैंने बोला उसमें आपको रेडियो जर्नलिज्म भी सिखाएंगे, आपको उसमें फिल्म मेकिंग भी सिखाएंगे, फोटोग्राफी भी सिखाएंगे, एडिटिंग भी सिखाएंगे, इंटरव्यू लेना भी सिखाएंगे, अखबार बनाना भी सिखाएंगे, पब्लिक रिलेशन भी सिखाएंगे, एडवर्टाइजिंग भी सिखाएंगे, मार्केटिंग भी सिखाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें। अभी नया नया इवेंट मैनेजमेंट जैसे अभी एक नया सब्जेक्ट आया हुआ है, आपको इवेंट कैसे कराना है। आज की तारीख में दुनिया में बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लोग सिंगर्स गाना गा रहे हैं, वो कैसे चल रहा है, उसके पीछे का ब्रेन क्या है, कौन लोग उस पूरे कॉन्सर्ट को संभाले हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप 3 साल में सीखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, मान लीजिए आपका 7-8 साल के बाद अपनी इंडस्ट्री और अपने काम से मन उचाट हो जाता है, बट आपने ग्रेजुएशन में 4-5 चीजें और सीख ली थी, तो अब आप दूसरी जॉब्स की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आपको वो चीज सीखी, आपको वो काम आता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है एक प्रॉपर ग्रेजुएशन करने में और शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने में, कि आप अगर कहीं लाइफ में आगे फंसते हैं
तो आपने एक से ज्यादा चीजें सीख रखी हैं और आप अपना इंडस्ट्री कभी भी चेंज कर सकते हैं। आपको फोटोग्राफी में मन नहीं लग रहा, आप राइटर बन जाइए। आपको राइटिंग में मन नहीं लग रहा है, आप एडिटर बन जाइए। आपको एडिटिंग में मन नहीं लग रहा है, आप बॉलीवुड में चले जाइए और वहां इतनी सारी जॉब्स निकलती हैं, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं सीख ली थी। तो मतलब ये एक ये बहुत बड़ा फील्ड फर्क में है। बहुत सारा ऑप्शन है actually। मतलब मैं अभी भी कितनी बार बोल चुका हूं, कुछ मैं भी अभी 8-10 ऐसी होंगी जो मैं मिस कर रहा हूँ। जी। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, मीडिया, प्रेजेंटेशन और जो एक दिखने का ग्लैमर है, ये सब जगह है और सबको ये चाहिए। आपने इससे पहले कितनी बार, 10 साल 20 साल पहले आपने, या आपके माता पिताओं से पूछिए, कितनी बार आपने एयरफोर्स का ऐड देखा अपने टीवी पे कि एयरफोर्स में भर्तियां हो रही हैं, आ जाओ। इनको एड्स की जरूरत नहीं थी। नहीं। आज एयरफोर्स के ऐड आते हैं टीवी पे कि भर्ती होना है एयरफोर्स की, वो खुली हुई है नौकरियां, क्योंकि एयरफोर्स को भी अपने आप को मार्केट करना है, उन्हें भी दुनिया को बताना है हम भी कोई चीजें एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हर किसी को टीवी पे आना है, हर किसी को अपने आप को प्रमोट करना है, हर किसी को ग्लैमर चाहिए, और उसके लिए हमेशा मास मीडिया के स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी कि आपको उस अंधेरे में से निकाल के दुनिया के सामने कैसे रखना है। सर 1-2 मिनट में आप अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं, जैसे कि आप इंडस्ट्री में 4 से 5 साल तक काम किए, तो क्या इंडस्ट्री का कुछ एक्सपीरियंस आप बताना चाहें? देखिए, मैंने बीए मास कम्युनिकेशन किया और उसके बाद मेरी जो सबसे पहली जॉब लगी वो आई वॉज अ रेडियो जॉकी, ठीक है, क्योंकि मुझे बोलने का शौक था और मैं लिख थोड़ा ठीक ठीक लेता था। तो बहुत सारी जॉब्स थी मेरे पास। मैं एक और कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है मीडिया की, मैं उसमें गया, कुछ दिन काम किया, तो वही चीज़ कि 2-3 महीने काम करने के बाद मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये जी। काम बस लिखने का, मुझे लिखना पसंद नहीं है। उसी टाइम पे क्योंकि मैंने रेडियो अच्छा कर लिया था, मैं जब पढ़ता था तो रेडियो असाइनमेंट्स मिलते थे, वो मैं अच्छा करता था। तो देहरादून के एक बड़े रेडियो स्टेशन में नौकरी निकली, तो उन्हें रेडियो जॉकी चाहिए था, मैंने वहाँ अप्लाई किया और 1-2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, तो मैंने उस राउंड में अच्छा बोला तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं सबसे पहले देहरादून में आके आरजे बना और मैंने करीब 3 साल रेडियो जॉकिंग की, और जो मेरा शो था वो मैंने खुद शुरू किया था उस चैनल पे, और 2 साल में मैं उसको नंबर 1 तक लेके गया। देहरादून में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला शो था वो। तो रेडियो में जब मैंने काम किया तो मैंने ये चीज सीखी कि रेडियो एक बहुत क्रिएटिव फील्ड है, जहां पे आपको कुछ भी बोलने की आजादी है। कुछ भी से मेरा मतलब है सही सही सही। अच्छा बोलने की आजादी है। और वो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी कि मैं जो चाहूं बोल सकता हूं, मैं दुनिया को जो चाहूं सुना सकता हूं। और वो कहानी सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं आज लोगों से ये बात करूंगा, तो वो एक स्टोरी टेलर मेरे अंदर था। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने 3 साल हर तरीके की बात की अपनी ऑडियंस से, हर रात को एक नया चीज पे, एक नए मुद्दे पे, एक नई न्यूज पे, एक नए क्रिकेट पे, एक नए फुटबॉल पे, हमेशा एक अलग। देखते ना, हर दिन जब आप सुबह सो के उठते हैं तो हर दिन नया होता है। नया। मेरे केस में ये सच था कि हम हर दिन शो करने जाते हैं और हर दिन एक नई कहानी है मेरे पास बताने के लिए। और फिर जिस तरीके से मैं बताता था लोगों को शायद अच्छा लगता था, तो इसलिए मेरा शो काफी अच्छा रहा। तो मैंने 3 साढ़े 3 साल जब रेडियो किया, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आप एक शो की तैयारी करते हैं, उसको लिखते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, फिर तैयारी करते हैं कि लाइव में आप ये गलती ना कर दें। जैसे अभी भी इस इंटरव्यू में हुआ होगा, कई बार मेरी जुबान फिसल गई होगी, जी। या मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, मेरे मुंह से कुछ और निकल गया होगा, और ये होता है क्योंकि हम ह्यूमन से हम गलती करते हैं। बट 3 साल में रेडियो में ये करके हमने सीखा कि आपको गलती का स्कोप नहीं है। तो हम वही, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम ये गलती ना करें, इस चीज की तैयारी और प्रैक्टिस करते थे। फिर जब हम रेडियो में गए तो हमने और तैयारियां की, तो हम परफेक्ट बन गए। बहुत सारे शोज किए। तो वो एक ही है कि हाँ, अच्छी लिखावट और अच्छा बोलने का तरीका ये रेडियो मांगता है। मैंने ये सीखा कि अगर रेडियो में आपको टिकना है तो ये 2 चीज पे आपकी बहुत कमांड चाहिए कि आप कोई भी आलतू फालतू चीज भी, सादा से सादा लिखी हुई चीज भी अच्छा बोल सकते हैं, तो भी काम बन जाएगा। और बहुत बढ़िया चीज भी लिखी हुई है तो वो तो बढ़िया लिखी हुई है, वो तो बोलना ही है, बोल देंगे। तो ये खेल है कि आप कैसे लिखना और बोलना जानते हैं। तो इस चीज की मेहनत करनी पड़ती है अगर रेडियो में आप चाहते हैं। उसके बाद फिर रेडियो से, जैसे हम बोलते हैं, 3 साढ़े 3 साल हो गया, मुझे लगा कि अब मैंने जो पहुंचना था जहां मुझे, रेडियो में मैं पहुंच गया। उसके बाद उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उन दिनों, श्री हरीश रावत जी, अच्छा। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो इससे बिल्कुल अलग, क्योंकि मैंने वही बोला कि जो चीज मैंने सीखी थी, अब मुझे रेडियो नहीं करना था। अगर मैंने रेडियो के अलावा कुछ और नहीं सीखा होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। जी। बट पता चला कि साहब हरीश रावत साहब है, और इन दोनों नया नया इंटरनेट पूरी दुनिया पे सवार हुआ हुआ था। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 2014-15 की। नया नया इंस्टाग्राम लोगों को पहुंचा था, नया नया फेसबुक पहुंचा था, यूट्यूब कल्चर शुरू हो रहा था। तो जैसे कि मैंने बोला, नेताओं को भी जरूरत है ना लोगों तक पहुंचने की, तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई जिसमें उन्हें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनके लिए अच्छा कंटेंट बना सके, उनका अच्छा इंस्टाग्राम हैंडल कर सकें। तो मैं उस टीम का हिस्सा बना और उनके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और उसके लिए कंटेंट बनाया, उनके लिए न्यूज़ लिखी। देखिए नेता क्या होता है, जैसे आज सुबह उठा, निकला, कहीं गया, कुछ काम किया, वापस आ गया। बट ये चीज़ अब हम अच्छी तरीके से लाप लपेट के
इसको लोगों तक कैसे प्रेजेंट करें। तो मैं उस टीम का हिस्सा था, आई वॉज द चीफ कंटेंट एडवाइजर। तो हम कंटेंट को उठाते थे कि ठीक है, एक नेता ने वहां जाके ये काम किया है, उनका एक फोटो उठाया, उसके नीचे एक अच्छा सा कैप्शन लिखा, उसको और कहते हैं ना बेहतर शब्दों में परोसा, और उसको न्यूज चैनल आपको उसको न्यूज की तरह हमने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन जगहों पे उनको पोस्ट किया, और लोगों ने उन्हें देखा, उस पर रिएक्ट किया। इससे नेताओं का एंगेजमेंट बढ़ने लगा, नेताओं को लोग ज्यादा जानने लगे। पहले तो सिर्फ अखबार में न्यूज आती थी, लोग नेताओं के बारे में तभी पढ़ते थे। तो ये वो दौर था जब वो चेंज हो रहा था, इंटरनेट नया नया बूम कर रहा था इंडिया में। तो खैर मैंने 1 सवा साल उनके साथ काम किया। इस काम को करते हुए मैंने ये चीज महसूस की कि मीडिया जॉब्स बहुत ताकत मांगती है आपसे। देखिए, अब एक कोई नेता है, वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, तो आपको भी उसके साथ काम करना है, तो छुट्टियां नहीं मिलेंगी, काम बहुत करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग था कि कभी कोई पोस्ट हमने डाला और वो पोस्ट मान लीजिए 1 लाख या 1 मिलियन या 1 करोड़ व्यूज तक पहुंच गया, तो वो बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन लगता था कि मेरी बनाई हुई चीज, मैंने वो लिखा और उसको 1 करोड़ लोगों ने पढ़ा। ये बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन था। तो हाँ, मेहनत बहुत लगती थी, लेकिन ग्रेटिफाइंग बहुत था, बहुत सुकून देता था कि अच्छा, मेरे वीडियो को 1 करोड़ लोगों ने देखा है, मेरी न्यूज को 1 करोड़ लोगों ने पढ़ा है। तो वो उस टाइम देखो कि नेता की ऑब्वियसली अप्रोच और उनकी सोर्स बहुत दूर तक होती है, बहुत दूर तक लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। इंटरनेशनल कमेंट्स आते हैं पेज पर कि मैंने एक बार एक पोस्ट डाला तो किसी देश के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कमेंट किया हरीश रावत के पोस्ट पे, तो वो एक मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था कि अच्छा साहब, मेरे पोस्ट पे किसी दूसरे देश के नेता ने कमेंट किया हुआ है। तो वो सब चीजें बड़ी अच्छी थी, वो बहुत सीखने के लिए था। और उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि फिर मैंने 1 साल वहां काम किया, उसके अलावा मैं वापस एक ब्रांड है जी करके, उनके साथ मुझे थोड़ा सा रेडियो में काम करने का मौका मिला, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स होते थे, उस पर काम। तो मैंने करीब ऐसी 5-6 साल के आसपास इंडस्ट्री में काम किया। एंड देन फिर मुझे लगा कि एक वही चीज होती है, मुझे लगता है कि मीडिया का प्रेजेंटेशन एजुकेशन सेक्टर में वैसा नहीं है। इनकी पढ़ाई और उसको थोड़ा सा रिफाइन होने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की पढ़ाई आज भी बहुत पुराने तरीके से हो रही है, सन 70 सन 80 के तरीके से हो रही है। कोर्स को बदलने की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजीज को अंदर आने की जरूरत है, पढ़ाने वालों को बदलने की जरूरत है। हम आज भी हम वैसे नहीं पढ़ा सकते जैसे सन 80 में पढ़ाया जाता था, क्योंकि मीडिया बहुत बदल चुका है, कोर्स बहुत बदल चुका है। तब फिर मुझे ऐसा लगा कि आई नीड टू गो बैक, और मुझे इस एजुकेशन सेक्टर में घुसना है, मुझे टीचर बनना है, और मैं मीडिया की पढ़ाई को थोड़ा बहुत, जितना भी अदना सा भी अगर बदलाव ला सकूं, तो मुझे ये था कि मैं वहां जाना चाहता हूं। फिर मैंने एक यूजीसी का एग्जाम होता है, नेट क्वालिफाई आप करते हैं, तो मैंने उसकी तैयारी की, एक नेट एग्जाम क्वालिफाई किया, पीएचडी किया। तो उन सारी चीजों में मैं घुसा। फिर मैंने जब लगा कि मैं एक अच्छा टीचर बनने लायक हूं, तब फिर मैं टीचिंग में आया। और मैंने सबसे पहले यही कोशिश की कि ये जो गैप है इंडस्ट्री का, जो पुराना हो चुका है मीडिया की पढ़ाई, उसको धीरे धीरे पीछे करके कैसे नई पढ़ाई को अंदर लाना है। जैसे अगर मैं बात करूं आज की तारीख में, पॉडकास्टिंग एक बहुत बड़ा कल्चर है, हम और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। आपको मीडिया की किसी बुक में पॉडकास्टिंग के बारे में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बुक छपी हुई है 20 साल पहले, 15 साल पहले। अभी 1-2 साल में जो बुक छपी होंगी मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जो 20 साल पहले बुक छप गई, तो तब तक तो पॉडकास्ट था ही नहीं। तो अब हम अगर आज में किसी बच्चे को अगर मैं मास कम्युनिकेशन सिखा रहा हूं, तो उसके पास पॉडकास्ट जैसी कोई चीज पढ़ने के लिए है नहीं। लेकिन अब वो नौकरी करने जाएगा, तो सबसे पहले मान लीजिए किसी पॉडकास्ट में नौकरी लगती है, तो बोलेगा मुझे तो ये पता ही नहीं क्या चीज है, क्योंकि मैं पुराना रहा हूं। तो मुझे ये था कि मैं कैसे इस इंडस्ट्री में अंदर आ जाऊं एजुकेशन में, और मैं वो चीजें करूं जो किताबों में नहीं है, जो ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को आज सीखने की जरूरत है, क्योंकि कल उन्हें वो करना पड़ेगा। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप किसी भी ओल्ड स्कूल मीडिया कॉलेज में चले जाएंगे जहां पे पुरानी मीडिया की पढ़ाई हो रही है, आप वहां देखेंगे वहां ड्रोन की पढ़ाई होगी क्या, पॉडकास्टिंग की पढ़ाई होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ये सब 2015, 16, 18 के बाद आए हैं। तो अब अगर मेरे को चाहिए, मेरे को एक बच्चा तैयार करना है मास कम्युनिकेशन जॉब के लिए, मान लीजिए वो आज तक में काम करने जाना चाहता है, 3 साल पढ़ाऊंगा और आज तक में जॉब लेके जाऊंगा। अब वो आज तक में पहले ही दिन जाके बैठा, उसको बोलते हैं ठीक है एक रैली होनी है, आप ये ड्रोन लेके जाइए, शूट करके लाइए, उसने तो ड्रोन चलाना सीखा ही नहीं। तो ये चीज मेरा सबसे बड़ा गोल था कि मुझे उस टेक्नोलॉजी और उस एजुकेशन गैप को खत्म करना है, जहां पे हम मॉडर्न चीजें ला सकें अंदर, और बच्चे को रियल टाइम में कल के लिए तैयार करें, ना कि गुजरे हुए कल के लिए। तो वो एक मेरा गोल था, इसलिए फिर मैं टीचिंग में आया, और कोशिश करता हूं कि हर दिन जो चीजें बदल रही हैं वो साइड बाय साइड करिकुलम में लाई जा सकें, बच्चों को पढ़ाई जा सके, और उनको रियल टाइम में हम आने वाले कल के लिए तैयार कर सकें। तो ये थे मीडिया इंडस्ट्री के हमारे साथ तौसीफ इकबाल साहब, जिनसे आपने आज सुना मास कम्युनिकेशन के बारे में। इसी तरीके से अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं या कोई और इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं कोशिश करूंगा उन्हें अपने चैनल पर लाने का, और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।